नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, एन एक्ट टू प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड टू प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ अडोलसेंट्स इन हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस एंड द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। मीन्स जो चिल्ड्रन हैं उनकी तो सभी ऑक्यूपेशन में एंगेजमेंट और अडोलसेंट्स की सिर्फ हजार्डस ऑक्यूपेशंस के अंदर एंगेजमेंट को प्रोहिबिट करता है ये चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, और इसका रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था 2016 में अलोंग विद अमेंडमेंट रूल्स 2017। आइए देखते हैं इसके डिटेल्ड प्रोविजंस। जो पहला पार्ट है दैट इज प्रिलिमिनरी, इसके अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन है, सबसे पहले चाइल्ड की डेफिनेशन है। Child means a person who has not completed his 14th year of age, means 14 साल की एज कंप्लीट नहीं की हो, और such age as may be specified in the right of children to free and compulsory education 2009, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, उसके अंदर जो भी टाइम टू टाइम एज स्पेसिफाइड रहेगी उसके हिसाब से एक चाइल्ड को देखा जाएगा, चाइल्ड की डेफिनेशंस देखी जाएगी। मीन्स अ पर्सन हु हैज अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 14 साल की एज है। अगर आरटीई एक्ट है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी। अब ये देखते हैं व्हाट इज अडोलसेंट। अडोलसेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज, मतलब 14 साल तो पूरे कर लिए हैं, बट हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18th ईयर, मतलब 18 साल की उम्र नहीं है, 14 से 18 साल के बीच में, इसको हम किशोर किशोरी भी बोलेंगे। तो अडोलसेंट वो होता है, चाइल्ड वो होता है जिसने अभी 14 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है। अडोलसेंट वो होता है जो 14 से 18 के बीच में है, मतलब 14 कंप्लीट कर ली, 18 ईयर कंप्लीट नहीं की है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और मेजर पोर्ट और माइन और ऑयल फील्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन ऑल अदर केसेस स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स जो इसके ऊपर एक्ट के प्रोविजन लागू करने की जो पावर है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट निर्धारित करता है। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट है या रेलवे इस्टेब्लिशमेंट है, मेजर पोर्ट है, माइन है, ऑयल फील्ड है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस एक्ट के रूल्स को। और बाकी जो भी जगह बच गई, दुकानें बच गई, फैक्ट्री बच गई और कहीं बच गई, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी इसको लागू करेंगे। समझ आया? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है लेबर सब्जेक्ट, इसलिए हमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करनी पड़ती है। डे क्या होता है? डे मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट। 24 घंटे को दिन कहते हैं, जो कि रात को 12 बजे से शुरू होता है। इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स, इस्टेब्लिशमेंट क्या है? शॉप, कोई भी दुकान। कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, वर्कशॉप है कोई, खेत है, फार्म है, रेसिडेंशियल होटल है, रेस्टोरेंट है, ईटिंग हाउस है, थिएटर है, या भी कोई भी और पब्लिक ऑफ प्लेस ऑफ अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट, ये सब इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट आएंगे। कहीं इस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट वर्ड लिखा होगा तो हमें ये नहीं देखना कि इसमें शॉप नहीं लिख रखा या वर्कशॉप नहीं लिख रखा या फार्म नहीं लिख रखा। जो जो इसके अंदर दिए गए हैं वो सारे ही उसके अंदर इंक्लूड होंगे। अब ये देखते हैं ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्यूपायर कौन होता है? इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट और वर्कशॉप, एक एस्टेब्लिशमेंट और वर्कशॉप के रिलेशन में देखा जाए तो ऑक्यूपायर इज द पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जिसका मेन कंट्रोल है। मीन्स अगर एक शॉप है उसके ऊपर उसके प्रोपराइटर है, जो मालिक है, ही इज द ऑक्यूपायर। लेकिन अगर उसने कोई मैनेजर रखा हुआ है तो उस टाइम पे अल्टीमेट कंट्रोल मैनेजर का है, तो मैनेजर इज द ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट इज who is having ultimate control of the affairs of establishment. Family, family in relation to occupier. occupier की family से क्या मतलब है? means individual, अगर वो occupier खुद मान लो, let it be a proprietor, हम proprietor देख लेते हैं। individual, उसकी wife, उसका husband, as the case may be, that proprietor is a female तो उसके husband, if that proprietor is a male उसकी wife, और such individual and their children, ब्रदर और सिस्टर ऑफ सच, मीन्स उसका भाई, उसके बच्चे, तो वो ऑक्यूपायर के वो सब एक फैमिली के अंदर कंसिडर होंगे। तो मीन्स अगर कोई प्रोविजन हम लागू करेंगे रिलेटेड टू ऑक्यूपायर तो उसकी फैमिली के भी वो होगा। मान लो ऑक्यूपायर वहाँ पे उस टाइम पे नहीं है, बट
उसके भाई बैठा है या उसके बच्चे बैठे हैं, तो दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द ऑक्यूपायर, फैमिली ऑफ एन ऑक्यूपायर, ठीक है। पोर्ट अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रिंग एनी पोर्ट। वीक मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 days, सप्ताह को 7 दिन। शुरू कब होता है? मिडनाइट ऑफ संडे नाइट, ठीक है। मीन्स मॉर्निंग, जो मंडे की मॉर्निंग होगी उससे पहले जब 12 बजेंगे वहां से शुरू होता है वीक। या फिर कोई भी एक अगर इंस्पेक्टर अगर किसी वीक चेंज किया जाए तो एज अदर नाइट एज मे बी अप्रूव्ड इन राइटिंग फॉर अ पर्टिकुलर एरिया बाय द इंस्पेक्टर। वर्कशॉप क्या होती है? वर्कशॉप मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रीसिंक्ट्स thereof wherein any industrial process is carried on, but does not include any premises to which the provision of section 67 of Factories Act apply। मीन्स कोई भी वर्कशॉप वो एक प्लेस होगा और उसके साथ में भी जो जगह होगी जिसमें उससे रिलेटेड काम चल रहा है, जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस चल रहा है। मतलब एक ये लगा लीजिए एक वर्कशॉप है गाड़ी ठीक करने की, तो जो एक शेड के नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं वो तो उसके अंदर आएंगी ही वर्कशॉप में, लेकिन कुछ गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, कुछ वॉशिंग के लिए खड़ी हैं इधर उधर पास में, अगर उसके साइड बाई एरिया में भी खड़े हैं तो उसको भी बोलेंगे प्रीसिंक्ट्स में खड़े हैं, तो वो भी वर्कशॉप के अंदर आएगा। ये नहीं कि भाई शेड के बाहर है तो वो वर्कशॉप के अंदर नहीं आएगा। वर्कशॉप मीन्स प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रीसिंक्ट्स देयरऑफ। लेकिन अगर उसके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं तो वो प्रीमाइसेस इस वर्कशॉप के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। आइए पार्ट 2 देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सेक्शन 3 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस। किसी भी, एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन में मीन्स कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है चिल्ड्रन का। द चाइल्ड शैल नॉट बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस। सिर्फ एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस, सिर्फ इन केसेस को छोड़ के, केसेस इनको छोड़ के बाकी कहीं भी उसकी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। अगर वो अपनी फैमिली या फैमिली एंटरप्राइज में इफ ही और सी हेल्प्स विच इज अदर देन एनी हजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस सेट आउट इन द शेड्यूल, और वो भी आफ्टर हिज स्कूल आवर्स और ड्यूरिंग वेकेशन। मतलब अगर किसी की एक शॉप है, किसी की एक दुकान है, लेकिन फैमिली की दुकान है, उसके फादर की मदर की उसकी दुकान है, तो वो उसमें काम करवा सकता है, उसमें प्रोहिबिशन नहीं है। लेकिन उसकी 2 कंडीशन है, एक तो वो हजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं आनी चाहिए जो शेड्यूल में दिया गया है, और दूसरी वो स्कूल के वर्किंग आवर्स में या छुट्टियों में काम करवा सकता है, स्कूल के आवर्स के बाद काम करवा सकता है। ये नहीं कि स्कूल टाइम में वो काम करवा रहा है दुकान पे या फैक्ट्री के अंदर। दूसरा, अगर वो एक आर्टिस्ट है ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, मीन्स फिल्म इंडस्ट्री का, और वो एक आर्टिस्ट है एडवर्टाइजमेंट, फिल्म, टेलीविजन, सीरियल का, तो वो कर सकता है एक्सेप्ट सर्कस। सिर्फ सर्कस को छोड़ के अगर वो किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आर्टिस्ट है तो वो कर सकता है। सिर्फ उसके लिए कंडीशन है, कुछ सेफ्टी मेजर्स और कंडीशन है रिलेटेड टू उसकी पढ़ाई से रिलेटेड, कि उसकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर सकता है। मीन्स बाकी इन 2 जगह को छोड़ के कोई भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट किसी भी जगह नहीं मिलेगी। मीन्स सिर्फ या तो वो अपनी फैमिली बिजनेस या फिर ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री के अंदर काम करवा सकता है, अदरवाइज देयर इज अ कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस। इन 2 चीज़ों को छोड़ के। फैमिली इन रिलेशन टू चाइल्ड, हमने फैमिली इन रिलेशन टू ऑक्यूपायर पहले देख लिया था, अभी देखते हैं फैमिली इन रिलेशन टू चाइल्ड। मीन्स मदर, बच्चे की माँ, फादर, ब्रदर, सिस्टर, बहन, फादर सिस्टर मीन्स उसकी बुआ, एंड ब्रदर मीन्स चाचा भी, चाचा या ताऊ जी, ठीक है, मदर सिस्टर मौसी या मामा। ये सिर्फ उसकी फैमिली का पार्ट होते हैं। मीन्स माँ, बाप, बहन, भाई, चाचा, बुआ, मौसी, मामा, ये सब एक उस बच्चे की फैमिली, ये इनकी पास में ये फैमिली एंटरप्राइज में काम कर सकता है। फैमिली एंटरप्राइज मीन्स एनी वर्क, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चर और बिजनेस which is performed by the members of the family with the engagement of other person। मीन्स ये सब लोगों की अगर कोई फैक्ट्री या प्रोफेशन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें वो काम करता है, दैट विल बी कंसिडर्ड फैमिली एंटरप्राइज। ठीक है। आर्टिस्ट कौन, क्या मतलब होता है? आर्टिस्ट मीन्स चाइल्ड हु परफॉर्म्स और प्रैक्टिसेस एनी वर्क एज ए हॉबी और प्रोफेशन डायरेक्टली इन्वॉल्विंग हिम एज ए एक्टर, सिंगर, स्पोर्ट्स पर्सन एटसेट्रा। मीन्स
आर्टिस्ट जैसे हमने देखा था ना कि ही कैन वर्क एज एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट में क्या है, वो एक्टर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, एज ए हॉबी, एज ए प्रोफेशन, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी सेफ्टी प्रोविजंस के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं सेक्शन 3A क्या होता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अडोलसेंट्स इन हजार्डस प्रोसेस सेट फोर्थ इन शेड्यूल 1 पार्ट ए। मीन्स अडोलसेंट जो होते हैं 14 से 18 साल के बच्चों की, उनकी कंप्लीट बैन नहीं है एम्प्लॉयमेंट पे, वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं एक्सेप्ट हजार्डस प्रोसेस में। सिर्फ हजार्डस प्रोसेस में जो खतरनाक जो प्रोसेस होते हैं सिर्फ उसमें नहीं दे सकते। आइए देखते हैं सेक्शन 4 क्या है। पावर टू अमेंड द शेड्यूल। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स, 3 मंथ का नोटिस, में ऐड और ओमिट, add to or omit from the schedule any hazardous occupation or process। मीन्स जो एक लिस्ट दी गई है शेड्यूल के अंदर कि कौन से हजार्डस प्रोसेस हैं, कौन से इंडस्ट्री या काम हैं वो हजार्डस कंसीडर किए जाएंगे, कौन से हजार्डस नहीं किए जाएंगे। जैसे माइनिंग है, इस टाइप से जो होते हैं वो पटाखा फैक्ट्री है, ये सब ना हजार्डस उसके अंदर आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने का टाइम देके गजट नोटिफिकेशन निकाल सकती है। किसी एक्टिविटी को अगर ऐड करना है, मान लो कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसको उस शेड्यूल में डालना है, उसको हजार्डस नेचर का टैग देना है, तो वो 3 मंथ का नॉट लेस देन 3 मंथ का नोटिस देके, 3 मंथ्स का नोटिस देके सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऐड टू, या फिर उसको लगता है कि ये एक्टिविटी हजार्डस नेचर की अब नहीं रही तो उसमें से ओमिट भी कर सकती है बाय गिविंग सच नोटिस और बाय पब्लिशिंग इन द गवर्नमेंट गजट। आइए देखते हैं सेक्शन 5 इज टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी। Central government may constitute a technical advisory committee to advise the central government for the purpose of addition of occupation and process to the schedule, addition or removal whatever। एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, एक कमेटी बनेगी जिसके अंदर एक चेयरमैन होगा और करीबन सच और मेंबर्स होंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी, हाँ जी ये एक्टिविटी जो है, ये प्रोसेस है, ये हजार्डस है, ये हजार्डस नहीं है, और किसी एडिशन और ओमिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वो करेगी, एडवाइस करेगी, राय देगी अपनी। तो दिस इज टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी अंडर सेक्शन 5 ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट। आइए पार्ट 3 देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ अडोलसेंट्स। जो अडोलसेंट्स हैं, किशोर हैं, उन लोगों के लिए जो कंडीशन ऑफ वर्क है वो कैसे हैं। सेक्शन 7 में दिया गया है आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, जो काम के घंटे हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। नो अडोलसेंट सेल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट इन एक्सेस ऑफ सच नंबर ऑफ आवर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कि जो घंटे एक गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं उससे ज़्यादा किसी भी अडोलसेंट को काम करने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। और द पीरियड ऑफ वर्क ऑन ईच डे सेल नॉट एक्सीड 3 hours and that no adolescent shall work for more than 3 hours before he has had an rest interval of 1 hour। मीन्स 3 घंटे का एक साथ काम करने के बाद 1 घंटे का रेस्ट, 1 hour रेस्ट, ठीक है। और 3 घंटे से ज्यादा उसको काम पे नहीं रखा जाएगा। पीरियड ऑफ वर्क इज shall not exceed 3 hours, ठीक है। और उसके अंदर भी 1 घंटे का रेस्ट दिया गया है। The period of work of an adolescent shall be so arranged that inclusive of his interval of rest, it shall not be spread over more than 6 hours, including the time spent in waiting for work। मतलब स्प्रेड आवर जो है, स्प्रेड ओवर होता है कि कोई भी एम्प्लॉई है या एडोलसेंट है, काम पे आने से लेके जाने तक के पूरे टाइम को, जिसके अंदर वेटिंग पीरियड भी आ गया, उसको काम पे लेने के लिए टाइम स्पेंट इन वेटिंग फॉर वर्क आ गया, तो उसके रेस्ट का इंटरवल भी आ गया और उसका पीरियड ऑफ वर्क भी आ गया। मतलब ये 6 घंटे से ज़्यादा क्यूमुलेटिव ना होना चाहिए। 3 घंटे से ज़्यादा तो उसको पीरियड ऑफ वर्क काम पे ही नहीं रख सकते। अगर 1 घंटा उसको रेस्ट दिया तो 3 + 1 4, और वेटिंग पीरियड भी अगर आने और जाने का मिलाएं तो 2 घंटे और, तो मीन्स 6 घंटे से ज़्यादा वो उस प्रेमाइसिस में नहीं रहना चाहिए। पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एन एडोलसेंट शैल बी अरेंज्ड इन दैट वे, ठीक है। इट शुड स्प्रेड ओवर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6 hours। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है कि व्हाट इज द स्प्रेड ओवर टाइम फॉर adolescents under the Child Labor Act, so that is 6 hours। No adolescent shall be permitted or required to work between 7 PM and 8 AM। रात 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी भी किशोर को काम करने की अनुमति नहीं है।
नो अडल्सेंट शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम। ओवर टाइम का कोई प्रोविजन नहीं है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में अडोलसेंट्स के लिए। ये नहीं कि हम डबल पेमेंट दे रहे हैं तो ओवर टाइम करवा सकते हैं, आप ओवर टाइम नहीं करवा सकते, ठीक है। नो अडोलसेंट शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क इन एन इस्टेब्लिशमेंट ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन अदर इस्टेब्लिशमेंट। मान ले एक किशोर 2 इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, अगर मान ले 3 घंटे कहीं और काम करके आ चुका है तो ये नहीं कि दूसरी इस्टेब्लिशमेंट में वो 3 घंटे काम कर सकता है। अगर एक इस्टेब्लिशमेंट में एक दिन काम किया तो वो पूरा हो गया, उसमें दूसरी जगह ये नहीं कि मेरे एक यहाँ पे कम काम करके गया था अगली जगह कर लेगा। वीकली हॉलीडेज, सेक्शन 8 बताते हैं वीकली हॉलीडेज की सप्ताह में एक छुट्टी दी जाएगी और वो डिसाइड करेगा ऑक्यूपायर की कौन सा दिन छुट्टी रहेगी, और उसको जो इंस्पेक्टर है उसको बताना भी पड़ेगा और एक नोटिस पीरियड लगाना पड़ेगा कि संडे या मंडे या जो भी एक दिन स्पेसिफाई किया है वो छुट्टी का दिन है अडोलसेंट्स के लिए, और वो मिनिमम 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स से ज़्यादा में वो चेंज नहीं कर सकता। द डे शुड स्पेसिफाइड शैल नॉट बी अल्टर्ड बाय द ऑक्यूपायर मोर देन वंस इन 3 मंथ। मीन 3 महीने के बाद तो वो चेंज कर सकता है कि मान लो शुरू में संडे की छुट्टी होती थी लेकिन अभी मंडे की छुट्टी करनी है, तो वो ये नहीं कि भी आज संडे की कर दी, एक हफ्ते 10 दिन बाद मंडे की कर दी, फिर ट्यूसडे की कर दी, ऐसे नहीं होगा। मिनिमम 3 मंथ तक तो वो नोटिस रहेगा ही रहेगा कि संडे की छुट्टी है तो संडे की रहेगी मिनिमम। दैट मीन्स द डे कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द ऑक्यूपायर मोर देन वंस इन 3 मंथ्स, ठीक है। आइए देखते हैं सेक्शन 9, नोटिस टू इंस्पेक्टर। Every occupier shall serve a written notice to the inspector within 30 days from the commencement of work involving employment of adolescent containing the following detail। इंस्पेक्टर को, जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है, उसको ऑक्यूपायर 30 दिन में काम है। ये एक्ट के प्रोविजन शुरू होने के 30 दिन बाद अगर वो पहले से एडोलसेंट वर्क को एम्प्लॉयमेंट चल रही है तो, या फिर अगर नई रिक्रूटमेंट करने हैं, नया एम्प्लॉयमेंट देनी है एडोलसेंट को, तो विद इन 30 डेज के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर इंस्पेक्टर को आपको एक नोटिस सर्व करना है जिसके अंदर ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए। नेम एंड सिचुएशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का क्या नाम और सिचुएशन है, नेम ऑफ द पर्सन इन एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कौन है जो वहाँ की एक्चुअल मैनेजमेंट देख रहा है, एड्रेस टू विच कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशमेंट शुड बी देन, भी किस एड्रेस पे उससे रिलेटेड अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करनी है तो प्रॉपर एड्रेस उस इस्टेब्लिशमेंट का, एंड द नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन और प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट इन दैट इस्टेब्लिशमेंट, उसके अंदर किस टाइप की गतिविधियां और ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ वर्क क्या हो रहा है, वो सब बड़ा ही डिटेल्ड वे में 30 दिन के अंदर अंदर इंस्पेक्टर को सर्व करना है एक नोटिस कि हमने यहाँ पे एडोलसेंट लगाए हुए हैं, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का नाम है, ये पता है, ये इसका मैनेजमेंट देखा है और यहाँ पे इस टाइप की एक्टिविटी होती है। The provisions of section 7 that is hours and period of work हमने देखा था। section 8 weekly holidays, section 9 notice to inspector, ये वाला section 9 shall not apply to establishment wherein any process is carried on by the occupier with the aid of his family or any school established by or receiving assistance or recognition from government। ये जो हमने 3 सेक्शन देखे थे, देखिए मैं पीछे लेता हूँ। सेक्शन 7 था आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, सेक्शन 8 था वीकली हॉलीडेज, और सेक्शन 9 नोटिस टू इंस्पेक्टर। इसके अंदर जो नोटिस सर्व करना है, ये प्रोविजन जो इसके अंदर, तीनों के अंदर जो प्रोविजन है वो किस इस्टेब्लिशमेंट को लागू नहीं होंगे। शैल नॉट अप्लाई टू एनी इस्टेब्लिशमेंट, कहाँ पे, जहाँ पे ऑक्यूपायर जो है वो है फैमिली की मदद से काम कर रहा है, या फिर कोई स्कूल है ऐसा जो रिसीविंग असिस्टेंस जो एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो सरकारी मदद से कोई स्कूल चल रहा है या फिर फैमिली की मदद से कोई इस्टेब्लिशमेंट चल रही है, उनमें इन तीनों के जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होंगे। सेक्शन 10 डिस्प्यूट एज टू एज। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एज ऑफ अडोलसेंट द इंस्पेक्टर शैल रेफर द मैटर टू प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी। अगर ये लगता है कि कई बार होता है इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन पे जाता है और कहें नहीं जी ये साहब ये तो इसकी एज तो 18 साल से ऊपर है, ये एडोलसेंट नहीं है, ये बच्चा नहीं है, तो इंस्पेक्टर उस मैटर को मेडिकल अथॉरिटी को रेफर कर देगा टू असर्टेन द एज ऑफ दैट एडोलसेंट। सेक्शन 11 मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। एवरी ऑक्यूपायर शैल मेंटेन अ रजिस्टर टू बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एन इंस्पेक्टर शोइंग। एक रजिस्टर हर टाइम पे मेंटेन करना है ऑक्यूपायर को। क्या क्या होना चाहिए, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ एवरी एडोलसेंट सो एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क। उसमें जो भी किशोर या बच्चा तो नहीं कहेंगे, किशोर ही एडोलसेंट ही एम्प्लॉयबल हैं,
तो उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होना चाहिए जो वहाँ पे उसके यहाँ काम कर रहा है। आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एनी सच एडोलसेंट एंड द इंटरवल ऑफ रेस्ट, उसके काम के घंटे और रेस्ट के घंटे क्लियरली मेंशन। नेचर ऑफ वर्क जो है वो भी उसके अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए फॉर सच एडोलसेंट। और जो भी अगर सच अदर कोई अगर गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि ये पर्टिकुलर्स भी डालने हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाटएवर द केस में भी, वो भी उसको अंदर एक मेंटेनेंस रजिस्टर मेंटेन करके सारी चीज़ें हर टाइम पे रखनी है अपने इस्टेब्लिशमेंट पे। सेक्शन 12 डिस्प्ले ऑफ नोटिस कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 14। सेक्शन 3 क्या था? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। और सेक्शन 14 जो है वो है पेनल्टीज फॉर द ऑफेंस। तो एक नोटिस बोर्ड वहाँ पे लगाना है जिसमें जो सेक्शन 3 है उसका भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा कि ये बच्चों की यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं की जाती, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और सेक्शन 14 भी ये क्या क्या इस एक्ट के अंदर ऑफेंस करने पे पेनल्टीज हैं, तो ये एक नोटिस आता है सेक्शन 12 के अंदर। सेक्शन 13 हेल्थ एंड सेफ्टी। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एडोलसेंट्स एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट रिलेटिंग टू फॉलोइंग मैटर्स। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंटर व्हाटएवर द केस में भी, वो एडोलसेंट की हेल्थ और सेफ्टी के लिए रूल्स बना सकती है इन द फॉलोइंग मैटर लाइक क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ड्रिंकिंग वाटर, स्पीटोन्स, वर्क, मशीनरी, कट ऑफ पावर, ईज ऑफ मशीनरी, प्रोटेक्शन ऑफ आइज, आंखों की बचाव के लिए, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, डस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, लाइटरिंग कंडीशन क्या है, लेटरिन, यूरिनल, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंट इन डेंजरस मशीन, ज़्यादा डेंजरस मशीन पे काम करने की जो कंडीशन है वो, एक्सेसिव वेट ना उठाना, सेल्फ एक्टिंग मशीन जो है, या मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग है, ये सब से रिलेटेड एडोलसेंट की हेल्थ और सेफ्टी को देखते हुए सेक्शन 13 के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम कर सकती है। जो पार्ट 4 है आइए देखते हैं, वो है सेक्शन 14 मिसलेनियस के अंदर आएगा पार्ट 4। उसके अंदर सेक्शन 14 डील्स विद पेनल्टीज। Whoever employs any children or permits any children to work in contravention of the provision of section 3. section 3 क्या था? Prohibition of employment of children in any establishment. तो अगर कोई किसी भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट करता है अंडर सेक्शन 3, उसको प्रोहिबिट करके सेक्शन 3 के प्रोविजन को, तो उसको मिनिमम 6 महीने की सज़ा है, मैक्सिमम 2 साल तक की कैद है, और फाइन जो होगा वो मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 50,000। अगर कहीं पे चाइल्ड लेबर की एम्प्लॉयमेंट कोई ऑक्यूपायर या मालिक करता है तो 6 महीने मिनिमम सज़ा है, 2 महीने मैक्सिमम है, या फिर 20,000 से 50,000 फाइन, अथवा दोनों, और विद बोथ, ठीक है। Whoever employs any adolescent or permits any adolescent, अगर किसी adolescent को काम करता है इन contravention of provision section 3A। 3A क्या था? एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंट इन हजार्डस वर्क और हजार्डस प्रोसेसेस के अंदर जो था, अगर उसके अंदर कोई एम्प्लॉयर उसको काम पे लगाता है तो उसके लिए भी सेम पेनल्टी है, मिनिमम 6 मंथ की कैद, मैक्सिमम 2 साल की, और फाइन रेंजिंग बिटवीन 20 to 50,000 और विद बोथ, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स है और गार्जियन है जो उसको बच्चे को अंडर सेक्शन 3 और एडोलसेंट को अंडर सेक्शन 3 के अंदर वहाँ पे काम पे लगाता है, तो ही शैल नॉट बी पनिश्ड अंडर ये punished unless they permit such adolescent to work in contravention of section 3 और 3A रिस्पेक्टिवली। जो सेक्शन 3 और 3A में कंडीशन दे रखी हैं, अगर किसी के पेरेंट्स या गार्जियन उनको इनके वॉयलेशन में लगाते हैं तो वो फॉर फर्स्ट ऑफेंस वो पनिशेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर रिपीट ऑफेंस करते हैं, मीन्स उसको स्कूल आवर्स के अंदर, मान लो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, स्कूल आवर्स के अंदर अगर ढाबे पे लगा दिया, खुद का ढाबा है या खुद की दुकान पे रख लिया, स्कूल का टाइम चल रहा है और फादर ने बच्चे को रख लिया, तो पहली बार तो उसको नहीं होगा। अगर पहली बार ऑफेंस हुआ है तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए तो उसको माफ़ी है, पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर रिपीटेड ऑफेंस होता है तो पेरेंट्स और गार्जियन के लिए फाइन है 10,000 रुपये का। लेकिन अगर जो एम्प्लॉयर है वो पेरेंट्स और गार्जियन नहीं है तो उसको रिपीटेड ऑफेंस के लिए मिनिमम 1 ईयर और 3 साल तक की सज़ा। तो एक्सेप्ट जो पेरेंट्स और गार्जियन है, पहले तो फर्स्ट ऑफेंस पे तो मिनिमम 6 मंथ to 2 ईयर है, विद फाइन 20 to 50,000। अगर रिपीटेड ऑफेंस हो जाता है तो फाइन नहीं रहेगा, मिनिमम 1 साल की सज़ा, मैक्सिमम 3 साल की सज़ा।
और अगर उस ऑफेंस को रिपीटेड ऑफेंस में पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए माफ़ी है, दूसरे ऑफेंस के लिए 10,000 रुपये का फाइन है। और इसके अलावा मतलब सेक्शन 3 और 3 के अलावा कोई कॉन्ट्रावीन करता है प्रोविजन ऑफ एक्ट को, उसके लिए नॉर्मल एम्प्लॉयर के लिए 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट या 10,000 का फाइन या दोनों। समझ आया? ये देखते हैं एक बार पेनल्टीज आपको दोबारा समझा देते हैं कि एक एम्प्लॉयर अगर किसी को सेक्शन 3 के वायलेशन में किसी बच्चे को काम पे रखता है तो 6 महीने, मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 2 साल की सज़ा, मिनिमम फाइन 20,000, मैक्सिमम 50,000 अथवा दोनों। और अगर कोई एम्प्लॉयर किसी अडोलसेंट को 3A की सेक्शन 3 चाइल्ड के लिए, 3A एडोलसेंट के लिए, सेक्शन 3A के वायलेशन में हजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है, उसको भी सेम सज़ा 6 महीने 2 साल, 20,000 से 50,000 अथवा दोनों। लेकिन उसी सेक्शन 3 और 3A के वायलेशन में अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनको फर्स्ट ऑफेंस पे तो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन रिपीटेड ऑफेंस हो जाता है तो 10,000 रुपये का फाइन, अप टू 10,000 की फाइन है। और रिपीटेड ऑफेंस अगर कोई एम्प्लॉय कर देता है या ऑक्यूपायर कर देता है तो उसकी जो 6 महीने और 2 साल वाली सज़ा थी वो बढ़ के इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर। ठीक है। इसके अलावा 3 और 3A के अलावा कोई प्रोविजन को वायलेट करता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ एंड फाइन अप टू 10,000 और विद बोथ। अब आते हैं सेक्शन 14 में, ऑफेंसिव टू बी कोग्निजेबल। पहले इस जो होते थे 2016 के अमेंडमेंट से पहले ये सब नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होते थे, कोई समझौता नहीं हो सकता था। बट नाउ द ऑफेंस कमिटेड बाय एन एम्प्लॉयर एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 और 3A हैड बीन मेड कोग्निजेबल। इनको कोग्निजेबल ऑफेंस आ गया। अगर क्वेश्चंस किसी एग्जाम में आता है कि वेदर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3 एंड 3A आर कोग्निजेबल और नॉट अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, दिस चाइल्ड लेबर एक्ट, तो आप इसको, अभी रिसेंट आंसर रहेगा कोग्निजेबल। पहले ये नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होते थे। सेक्शन 14B, इसके अंदर जो शेड्यूल है, पहले पार्ट देख रहे थे हम, आइए हम शेड्यूल देखते हैं। पहले सेक्शन 14 देखते हैं। चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर, ये उसी का पार्ट है, शेड्यूल का पार्ट नहीं है। चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ फंड in every district or 2 or more district to be called child labor adolescent labor rehabilitation fund, child and adolescent labor rehabilitation fund, to which the amount of fine realized from the employer of the child and adolescent within the jurisdiction of such district shall be credited। मीन्स अगर किसी एम्प्लॉयर को फाइन लगाया है, जो हमने देखा था 20,000 से 50,000, तो एक फंड बनाया गया है चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड। वो जो उस फाइन जो लगाया है वो उसमें उस बच्चे से रिलेटेड जो फाइन लगाया है उसके अंदर क्रेडिट होगा, और उतने ही 15,000 रुपये उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसमें क्रेडिट करेगी। मीन्स मान लो एम्प्लॉयर को 50,000 का फाइन लगाया है एक बच्चे को कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 3A या 3 के अंदर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, तो 15,000 इसमें सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जो भी जिससे भी रिलेटेड है तो खाते में हो गए 65,000 उस बच्चे से रिलेटेड चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड के अंदर 65,000 हो गए। और जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो उस 65,000 को किसी बैंक में डिपॉजिट करवा सकती है या कहीं किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकती है, और जो प्रॉफिट आएगा या इंटरेस्ट आएगा, एक्रू होगा उस पर, वो भी बच्चे को ही दिया जाएगा, बच्चे के खाते में वो किए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे। समझ आया? चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड। सेक्शन 14C देखते हैं, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेस्क्यूड चाइल्ड और एडोलसेंट। जो रेस्क्यूड चाइल्ड होते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है? द चाइल्ड और एडोलसेंट हु इज एम्प्लॉयड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट shall be rescued and rehabilitated in accordance with the law for the time being in force। उनको रेस्क्यू किया जाएगा और किसी भी बच्चा केंद्र में रिहेबिलिटेट करेगा। सुधार नहीं बोलेंगे हम उसको, बच्चों के लिए जो NGOs हैं कुछ केंद्र बनाती हैं वहाँ पे उनको रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, जो भी उस टाइम के लॉज होंगे जिस भी गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग। सेक्शन 14D, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो DM होता है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन कंपाउंड एनी ऑफेंस कमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हिम। अगर किसी को एक्यूज पाया गया है इस एक्ट के अंदर तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पहली बार, अगर उसको फर्स्ट ऑफेंस है तो वो उसको कंपाउंड करने के लिए बोल सकता है, उसमें कम सजा के प्रावधान के लिए एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगा सकता है।
ठीक है, और अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14, ठीक। और अगर वो पेरेंट्स या गार्जियन है तो भी उसी मैनर में वो लगा सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए। और लेकिन अगर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के अंदर कोई सज़ा की बजाय फाइन लगा देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वो फाइन पे करने में फेल हो जाता है, द एक्यूज्ड फेल्स टू पे सच अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ द ऑफेंस देन द प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यूड अगेंस्ट सच पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट। मान लो किसी को 1 साल की सज़ा मिली थी, लेकिन उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाई कि मुझे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए लगाई कि मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगा, इस बार मेरे को थोड़ी सी माफ़ी दी जाए और मेरे को फाइन लगा दिया जाए इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन वो फिर उस फाइन को भी नहीं दे पाता है, तो जिस मैनर में पहले प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसी मैनर में प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट्स। आइए देखते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 एंड अमेंडमेंट रूल्स 2070, जो लेटेस्ट वो हुए थे, जिसके अंदर कंप्लीट बैन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स कर दी गई थी। इसको राइट टू एजुकेशन बिल एक्ट के साथ लिंक कर दिया गया था। ये सब प्रोविजन देखते हैं कि पहले क्या प्रोविजन थे, अब क्या हो गए और क्या इम्पैक्ट हुआ है उनका, देखते हैं। ये जो है इसके अंदर बिफोर द अमेंडमेंट के सारे प्रोविजन हैं, यहाँ पे आफ्टर द अमेंडमेंट के सारे प्रोविजन हैं और यहाँ पे इम्पैक्ट है। देखते हैं जल्दी जल्दी इसको। पहले को चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स विल बी अलाउड टू वर्क इन ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट फॉर 18 ऑक्यूपेशन एंड 65 प्रोसेसेस। पहले 14 साल के कम को बच्चों को भी एम्प्लॉयमेंट की अनुमति थी, लेकिन 18 ऑक्यूपेशन और 65 प्रोसेस को छोड़ के। लेकिन अब 14 साल से कम के बच्चों का कंप्लीट प्रोहिबिशन है। कंप्लीट प्रोहिबिशन है सिर्फ 2 कंडीशन को छोड़ के, फैमिली एंटरप्राइज को, वो भी आफ्टर स्कूल आवर्स या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। कंप्लीट बैन एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स आर इन स्कूल एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत उनको स्कूलिंग दी जाए। नो हेल्प वाज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन वर्किंग आफ्टर स्कूल आवर्स हु वर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। पहले कोई भी हेल्प ऐसी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। अभी आफ्टर द अमेंडमेंट children allowed to work only after school hours or during vacation under the condition that the occupation were hazardous. This allows the working kids to learn their traditional skills and also help them build life values such as discipline, decision making, responsibility. Means उनको कंडीशन, काम करने की कंडीशन 2 ही हैं कि या तो स्कूल आवर्स के बाद या वैकेशंस पे, मतलब उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। पहले था Children below the age of 14 years will be permitted to work in family business or occupation both hazardous and non-hazardous. पहले hazardous, non-hazardous अगर family business था उसमें दोनों में अनुमति थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ अगर non-hazardous family business है तो ही आप काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। hazardous में काम करने की अनुमति नहीं है। Children will be able to work in family business even if it didn't belong to the child's family. अगर किसी फैमिली का बिजनेस था, अभी क्या कर दिया गया है, चाइल्ड विल बी एबल टू वर्क इन फैमिली बिजनेस इवन इफ इट डज नॉट बिलोंग टू चाइल्ड फैमिली ओनली इफ द ऑक्यूपेशन इज नॉन हजार्डस। मीन्स अगर वो खुद की चाइल्ड की फैमिली का नहीं है बट फैमिली बिजनेस है रिलेटिव का, लेकिन वो नॉन हजार्डस होना चाहिए। इसके बाद चाइल्ड अबव द एज ऑफ 14 ईयर्स डिड नॉट हैव एनी प्रोहिबिशन 14 एम्प्लॉयमेंट। पहले 14 साल से ऊपर के बच्चों की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। अभी सिर्फ एडोलसेंट्स नाम की एक कैटेगरी बना दी गई है 14 से 18 साल के बच्चों के लिए, एंड दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन हजार्डस ऑक्यूपेशन। ये सिर्फ हजार्डस ऑक्यूपेशन में उनको काम करने की अनुमति नहीं है, और जो अभी है भी वहाँ पे रेगुलेटेड वर्किंग कंडीशन है फॉर एडोलसेंट्स, ठीक है। अ चाइल्ड कैन नॉट वर्क इन एनी ऑक्यूपेशन, सो द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड ऑक्यूपेशन हैज बीन मेड इनफाइनाइट एज देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी चाइल्ड के लिए तो कंप्लीट बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट है, तो मतलब जो भी प्रोहिबिटेड ऑक्यूपेशन थी शेड्यूल के अंदर, पहले 18 ऑक्यूपेशन थी, 65 प्रोसेस थे, वो सब अब खत्म हो गए हैं। और जो कंप्लीट बैन हो गया है तो 18 और 65 के अंदर भी काम नहीं कर सकते चिल्ड्रन। अभी शेड्यूल ऑफ हजार्डस प्रोसेस एंड ऑक्यूपेशन प्रोवाइडेड वेयर एन एडोलसेंट कैन नॉट वर्क, नंबर ऑफ हजार्डस ऑक्यूपेशन हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम 83 to 3। पहले क्या होता था, कोई हजार्डस ऑक्यूपेशन का एज सच शेड्यूल नहीं था जहाँ पे एडोलसेंट काम कर सके। अभी एक शेड्यूल बना दिया गया है जिसके अंदर हजार्डस प्रोसेसेस वगैरह डाल दिए गए हैं फॉर द एडोलसेंट्स, और उनके पहले 83 जो थे बच्चों के लिए 83,
उनको कम करके 3 कर दिए गए हैं। और 3 क्या है? माइनिंग, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस एंड हजार्डस प्रोसेस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। ये 3 जो हैं, ये जो कैटेगरी है हजार्डस ऑक्यूपेशन की उसके अंदर आते हैं, जहाँ पे एडोलसेंट की जो एडोलसेंट वर्कर्स हैं उनकी रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग कंडीशन है। The government can provide a positive list of non-hazardous occupation where an adolescent can work and a child can assist. गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक पॉजिटिव लिस्ट ऑफ नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशन दे सकती है जहाँ पे एडोलसेंट को पूरी काम करने की अनुमति है और चिल्ड्रन को असिस्टेंस की। ये पहले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया है। पहले इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। नाउ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट or any subordinate officer can be made responsible for the enforcement and be conferred with such powers। ठीक है। पहले नो प्रोविजन ऑफ रिहेबिलिटेशन फंड, पहले कोई रिहेबिलिटेशन फंड का या रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोविजन नहीं था। नाउ स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर अ चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड विद कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो 15,000 रुपये पर चाइल्ड या पर एडोलसेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जाएगी। तो एक स्टैट्यूटरी बोर्ड प्रोविजन बना दिया है चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड, और उस फंड को बच्चों के सुधार के लिए और रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के अंदर काम लाया जाएगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर देयर एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द रेस्क्यूड चाइल्ड। तो ये बिफोर द अमेंडमेंट के प्रोविजन थे, ये आफ्टर द अमेंडमेंट के प्रोविजन है। और ये उस जो अमेंडमेंट हुआ है 2016 और रूल 17 में बने हैं, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ है, कैसे उससे बेनिफिट हुआ है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड एबॉलिशन जो 1986 का एक्ट था, अभी अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो हुआ है, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, व्हाट वर द प्रोविजन बिफोर द अमेंडमेंट, व्हाट आर द प्रोविजन आफ्टर द अमेंडमेंट, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, ये डिटेल्ड वे में दिए गए हैं। यू कैन चेक फ्रॉम हियर। For more informative videos and discussions related to labor laws and recent amendments, stay tuned and subscribe our channel Labor Law Station. Thank you very much.